क्वेश्चन नंबर 4, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लिए थे, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सानिया सुन बेटा वो क्या कह रही है। 4th क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट दीक्षा पढ़ दो बेटा, 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। A well of diameter 3 meter is dig 14 meter deep. धरती माता पे हम एक कुआं खोद रहे हैं। अ वेल, ये हमने अर्थ बना दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने एक वेल यहाँ पे बनाया, ये वेल की खुदाई कर दी हमने यहाँ पर। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ये जो हम वेल खोद रहे हैं इसका डायमीटर हमारे पास कितना है बच्चों? 3 मीटर, ये डायमीटर है। एंड डीप 14 मीटर, और डीप आपने बता दिया 14 मीटर, यानी इस वेल की जो हाइट है हमारे पास वो हमारे पास हो गई 14 मीटर। ठीक है, डायमीटर हमारे पास है 3 मीटर, और अगर डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितना हुआ? 3/2। रेडियस हो गया 3/2 मीटर, और हाइट हमें मिल गई वेल की 14 मीटर। ठीक है जी, हमने कुआं खोदा, कुआं खोद के मिट्टी निकालेंगे हम। उसके बाद बेटा The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. कहते जी जो यहाँ से अर्थ निकलेगी उस अर्थ को आप इसके इर्द गिर्द स्प्रेड कर दोगे इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की फॉर्म में आप इसके इर्द गिर्द उस अर्थ को यानी उस मिट्टी को फैला दोगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे फैलाएंगे हम मिट्टी को। इधर ध्यान देना बच्चों, तो डायग्राम पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है उसको हमने इसके इर्द गिर्द फैला दिया, इसके इर्द गिर्द फैला दिया, ये हमने फैला दिया इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। रिंग की शेप में ये फैला दिया। ऑफ द विड्थ, विड्थ दे दी थी आपने, कितनी कितनी विड्थ तक फैलाया हमने उसको? आपने विड्थ हमें दे दी कि भाई 4 मीटर विड्थ तक इसको हमने फैला दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इतनी विड्थ हमारे पास 4 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास? रेडियस, ये हमने पढ़ लिया था, ये था हमारा रेडियस। रेडियस कितना था हमारा? 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारी डायग्राम बन रही है इसमें एक बड़ा रिंग है और एक हमारे पास छोटा रिंग है। ये रहा, जो छोटे रिंग का रेडियस है वो हमारे पास कितना हुआ? वो हमारे पास हुआ 1.5 मीटर। और बड़े रिंग का रेडियस अगर हमें बनाना है तो विड्थ उन्होंने इतनी दे दी है। कितनी विड्थ दे दी उन्होंने? ये वो विड्थ उन्होंने दे दी हुई है 4 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना रेडियस हो जाएगा? ये 4 + 1.5 करोगे तो 5.5 मीटर रेडियस हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब ये जो एमेगमेंट बना हुआ है ये चबूतरा टाइप चीज़ बन गई हुई है। ठीक है, एमेगमेंट चबूतरा टाइप चीज़ बन गई हुई है, यानी ये मिट्टी यहाँ पर फैलाई गई, ये सारा सॉलिड पार्ट है जो आपको दिख रहा है। मिट्टी यहाँ पर फैलाई गई है, ये सॉलिड पार्ट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गांव में बुजुर्ग लोग बैठते होते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे और एक थड़ी सी बनी होती है। ठीक है, सॉलिड थड़ी बनी होती है, ये बिल्कुल वैसी शेप है ये। और ये कितना वॉल्यूम होगा? ये जितना ये इस अर्थ को डग किया गया, वेल बनाया गया, जितनी मिट्टी निकाली गई उतनी मिट्टी निकाल कर बाहर एमेगमेंट बना दिया गया। ठीक हो गया इतना? हाँ जी, आगे बेटा। Find the height of the embankment. कहते हैं ये जो आपने एमेगमेंट बनाया इस एमेगमेंट की हाइट हमें पता करनी है, यानी ये h2 हमें पता करना है, ये h1 हमें दे दिया गया है, और रेडियस इस सिलेंडर का मिल गया 1.5। तो जो ये बड़ा वाला सर्कल हमें दिख रहा है, बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस भी हमारे पास होगा। अब कितना रेडियस होगा देख लिया आपने, कितना? ये 5.5। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 5.5 मीटर है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि भाई ये आपका R2 है, यहाँ से यहाँ तक 5.5 मीटर। ठीक, R2 हाइट हमें निकालनी है एमेगमेंट की। चलिए पहले इधर से निकालते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये वॉल्यूम ऑफ वेल है। हमने कुआं खोदा, कुआं किस फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में। वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ वेल। अब आपको ये रिंग दिख रहा है, ये आपको रिंग दिख रहा है जो ऊपर बनाया हमने, अर्थ के ऊपर ये रिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, हाँ सिलेंडर में सिलेंडर, बिल्कुल सही बेटा, ये रिंग दिख रहा है आपको। ठीक हो गया, तो बड़े वाले सिलेंडर में से ये जो बड़ा सिलेंडर आपको दिख रहा है, इस बड़े सिलेंडर में से आपको क्या माइनस करना है? छोटा सिलेंडर माइनस करना है, फिर आपके पास इतना पोर्शन निकल कर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बड़ा सिलेंडर तो हमारे पास हो गया। हाँ जी, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास?
बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एमेगमेंट, यानी जितना एमेगमेंट का वॉल्यूम होगा वो किससे बना था? इस सिलेंडर से जो मिट्टी निकाली उससे बना था। तो जितना इसका वॉल्यूम उतना ही इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वेल हमारे पास हो गया पाई R1 पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू, एमेगमेंट में ये रिंग शेप चीज बनी हुई है, एक बड़ा वाला सिलेंडर और एक छोटा वाला सिलेंडर। तो बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई R स्क्वायर 2H2। हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है? H2। चाहे बड़ा सिलेंडर हो चाहे छोटा सिलेंडर हो, हाइट दोनों की H2 ही है, ठीक। माइनस बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस पता था, छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस क्या हुआ? R1। तो ये हमारे पास हो गया पाई R1 स्क्वायर, हाइट तो H2 ही है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये बच्चों हमारे पास पाई H2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहां पर बच गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इतना डन। चलिए अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है बस। पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, R1 की वैल्यू भरिए। R1 कितना आपके पास? 1.5। तो ये हमारे पास हो गया, चलो लिख देते हैं यहाँ पे पहले, R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू H2 ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 दैट इज 1.5 यानी 15/10 लिख लेते हैं। H1 कितना हमारे पास? 14 इज इक्वल टू H2 हमें फाइंड करना है। 15/10 दो बार कर दिया हमने, स्क्वायर था 15/10 इंटू 14 H2 वी वांट टू फाइंड R2 कितना हो गया बच्चों? यानी 1.5 में 4 ऐड किया तो ये पूरा रेडियस बन गया 5.5। ये हमारे पास हुआ 5.5 की स्क्वायर माइनस R1 1.5 की स्क्वायर। तो जो कैंसिल होता है कर लेते हैं। हाँ ये काट लें 5 के टेबल पे, 5 3 का 15, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 2 का 10, 3 3 का 9 और 2 से 14 काटा तो कितना? 7। 9 3 3 का 9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू H2। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 5.5 प्लस 1.5 और इंटू 5.5 माइनस 1.5। ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू H2 इंटू 5.5 7 मल्टीप्लाई 5.5 माइनस 1.5 4, ठीक। ये जो मल्टीप्लाई में किस में आ गया? डिवाइड में। 9 मल्टीप्लाई 7 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू H2। तो बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है? 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 9/8 इज इक्वल टू H2। H2 इज इक्वल टू 1.125 मीटर। लीजिए हाइट निकल के आ गई सिलेंडर की हमारे पास 1.125 मीटर। यानी इस कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई, जो एमेगमेंट बनाया गया ये, वो कितनी हाइट का बनेगा? 1.125 मीटर की हाइट का बनेगा। ठीक है, डन। पूछना क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन पढ़िए दीक्षा। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter. वेट, आपने हमें बोला कि कंटेनर जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, मतलब कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, हैविंग डायामीटर, कितना डायामीटर बेटा? 12 centimeter. यानी 12 सेंटीमीटर उस सिलेंडर का डायामीटर दे दिया। And height 15 centimeter. अच्छा चलो अच्छी बात है बेटा, हाइट भी दे दी आपने, हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर। Is full of ice cream. ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसमें आइसक्रीम ही आइसक्रीम है, ठीक है। चलो The आइसक्रीम, ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. कहते जी इस आइसक्रीम को आपने किस में भरना है? कोन्स में भरना है, कोन, ठीक है। इस आइसक्रीम को कोन्स में भरोगे आप। अब ऑब्वियस है सिलेंडर में से जो आइसक्रीम उसको किस में फिल कर रहे हैं हम? कोन्स में फिल कर रहे हैं। अब हमें क्या पता कि भाई इस सिलेंडर में से कितने कोन भरे जाएंगे, है ना, वही हमें कैलकुलेट करना आई थिंक, ठीक। कोन का आप कुछ बता रहे थे हमें? Height कोन की हाइट दे दी गई बच्चों। 12 centimeter कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर and diameter 6 centimeter. और कोन का डायमीटर भी दे दिया, 6 centimeter. डायमीटर कोन का दे दिया 6 सेंटीमीटर। आगे बेटा। Having a hemispherical shape on the top. अच्छा अच्छा, जो कोन बना रहे हो ना, जब आइसक्रीम फिल करके दे रहे हो, आधी फिल नहीं कर रहे आप, आधा कोन नहीं दे रहे, फुल कोन मिल रहा है यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर आप क्या बना रहे हो? ऐसे
हेमिस्फेरिकल शेप भी बना रहे हो, मतलब ऊपर स्कूप सा डाल देते हैं आइसक्रीम का, हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगी। ठीक है, आगे बेटा जी। Find the number of such cones which can be filled with ice cream. कहते जी ऐसे कितने कोन हैं जो इस सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम पड़ी हुई है, इस आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम समझ में आ गई आप लोगों को कि डायग्राम क्या है हमारे पास। सिलेंडर में आइसक्रीम है, उस आइसक्रीम को कितने कोन्स में फिल कर सकते हो। ठीक, चलिए बच्चों मैंने ये मान लिया कि इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम है ना, उसको फिल करने के लिए n कोन लगेंगे। सिलेंडर में जो आइसक्रीम है उसको फिल करने के लिए कितने कोन लगेंगे, n कोन लगेंगे। n मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ठीक है, n कोन्स लगेंगे। अब आपने इसका डायमीटर दिया था मेरे को, कितना डायमीटर था, डायमीटर इसका था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास हैं। ये हमारे पास हो गया h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हमारे पास होगी 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमीटर है, इसको हम r1 बोल देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ गई। इधर आते हैं, इधर हमारे पास कोन की हाइट है h2, कोन की हाइट को हमने बोल दिया h2। ये होगी हमारे पास हाइट ऑफ कोन, और कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर। रेडियस r2, ये रेडियस किसका है, कॉमन रेडियस हो गया ये, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। ठीक है, r2 रेडियस कितना हो गया हमारे पास 6 था डायमीटर, रेडियस कितना हो गया 6/2 3 सेंटीमीटर। ये इन दोनों का रेडियस हो गया, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। ठीक, अब हमें पूछा जा रहा है इस सिलेंडर से कितने कोन भरे जा सकते हैं। हमने बता दिया था कितने भरे जा सकते हैं, n कोन्स भरे जा सकते हैं। तो फॉर्मूला ये बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n टाइम्स किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों, पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू n एज इट इज। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, पाई r1/3 पाई r2 कर देंगे ना, रेडियस 2 हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2, हाइट h2 हो गई, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2/3 पाई r3, और रेडियस कितना r2। इतना डन। इसमें कुछ कॉमन है तो निकाल लो। अच्छा पहले इधर वाला लिख लें, पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू पाई/3। हाँ इधर देखिए, पहले पाई/3 निकाल लिया, r2 है, दोनों में r2 है, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर के साथ निकाल लेते हैं, r स्क्वायर निकाल लिया r2, बचा क्या यहाँ पर पाई/3 r2 स्क्वायर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर h2, यहाँ पर तो बच्चों h2 रह गया, प्लस अब यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे r2 बच गया, 2r2 बच गया। अब हमारा काम है वैल्यूज को फिल करने का। चलिए भरते हैं, कुछ कट रहा है काट लें, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू देखो कितनी, r1 कितना हमारे पास 6, तो 6 की स्क्वायर हो गई 36 मल्टीप्लाई h1, हाइट कितनी है हमारे पास h1 हमारे पास 15, सिलेंडर की हाइट है ना, सिलेंडर की हाइट। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ h1 हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 15, ये हो गया 15 इज इक्वल टू n का n ओवर में 3 r2 कितना हो गया हमारे पास 3 भरा यहाँ पे, तो 3 का 9, और यहाँ पे h2 होगी हाइट, कौन की हाइट वो होगी 12 प्लस 2 r2 कितना हमारे पास, r2 हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये हो गया दिस एंड दैट कैंसिल, कितना आ गया ये 3 आ गया। 36 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 3 12, 2 3 का 6, तो बच्चों 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 12 6 18 वो भी डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू n। हाँ जी, 18 2 का 36 और 3 5 का 15, तो इसका मतलब 5 2 का 10, कितने कोन भरेंगे 10। इस सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है 10 कोन में फिल हो जाएगी, सिलेंडर खाली हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट है तो भी क्लियर करो, फिर आगे चलते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जी पढ़िए।
अरे कौन पढ़ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 6? चल पढ़ दे सानिया, पढ़ दे बेटा। How many silver cones 1.75 centimeters diameter? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स? हमारे पास कॉइन है भाई, कहते हैं हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ, हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? ऑफ डायमीटर 1.75. हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.75। 5 रुपए का सिक्का देखा सबने? 5 रुपीज़ का कॉइन? नहीं मुझे चाहिए नहीं। अच्छा ला चला, थैंक यू। ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन आप देख रहे हो, ठीक है हाँ जी, ये एक 5 रुपीज़ का कॉइन हमारे हाथ में है। अगर आप इस कॉइन को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो तो ये सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में। थिकनेस है इसके पास? थिकनेस आ गई तो किस शेप में लग रहा है? सिलिंड्रिकल शेप में। अगर मैं एक कॉइन और रख दूं इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और रख दूं, 4-5 कॉइन खड़े कर दूं, तो आपको प्रॉपर सिलेंडर बनता नजर आएगा। ठीक है, तो एक सिल्वर कॉइन की बात हो रही है और उस सिल्वर कॉइन का रेडियस दे दिया हमें। कितना रेडियस दिया बेटा? Diameter 1.75. ठीक है जी, सिल्वर कॉइन ऑफ डायमीटर 1.75 डायमीटर दे दिया, And thickness 2 millimeter. डायमीटर दे दिया 1.75 सेंटीमीटर, मीटर Centimeter. 1.75 सेंटीमीटर। और कहते हैं ये जो आप कॉइन ले रहे हो ना, इस कॉइन की जो थिकनेस है, मतलब ये हाइट दे दी इतनी, कितनी थिकनेस है? 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यूनिट सेम नहीं है। जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है और जो हाइट है वो मिलीमीटर में है। ये मैंने एक कॉइन बनाया, थोड़ा हाइट वाइज बना के दिखा दिया कि भाई सिलिंड्रिकल शेप में कॉइन बनेगा ये। ठीक है, तो रेडियस क्या हुआ इसका? रेडियस इसका हो गया 1.75 सेंटीमीटर, R1 के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया। हाइट क्या हुई इसकी? Diameter. अच्छा डायमीटर तो 1.75 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक, हाइट क्या हुई इसकी? हाइट 2 मिलीमीटर। बच्चों ये 2 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1/10 सेंटीमीटर। अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये आपके पास होगी हाइट 1/5 सेंटीमीटर। तो जो कॉइन की बात हो रही थी उस कॉइन का रेडियस हमारे पास आ चुका है, हाइट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आगे बेटा। Must be melting to form a cuboid. कहते हैं इस कॉइन को मेल्ट करो। मेल्ट करने के बाद आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आपने एक क्यूबॉइड बना दिया। मेल्ट करने के बाद, मेल्ट करके पिघलाकर इसको हमने क्यूबॉइड का आकार दे दिया। ठीक है, आगे। Of dimensions 5.5 centimeter. डिमेंशंस दे दी 5.5 सेंटीमीटर Multiply 10 centimeter. मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर Multiply 3.5 centimeter. मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ भी दे दी, ब्रेथ भी दे दी और हाइट भी दे दी। लेंथ आपके पास होगी 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास होगी 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास हो गई 3.5 सेंटीमीटर। ये मिल गया। पता क्या करना है बेटा फिर? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये कहते हैं कि भाई ये जो डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और हाइट 2 मिलीमीटर के कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स हमें पता करने हैं यहाँ पर। कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि इस लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूबॉइड मिल जाए हमें। ठीक है, तो चलो जो चीज़ नहीं पता होती हम उसको n कंसिडर कर लेते हैं। मैंने बोला बच्चों n मल्टीप्लाई n सिल्वर कॉइन्स ले लिए मैंने, n सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन किस शेप में है? सिलेंडर। n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हो, जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम का क्यूबॉइड भी बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, n का n रह गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ हमारे पास? पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है बच्चों, इसको h2 बोल देते हैं यहाँ पर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2। ठीक हो गया। n हमें पता करना है, वैल्यूज भर लो सारी यहाँ पर। n का n रह गया, पाई की जगह पे कितना आ गया? 22/7 मल्टीप्लाई r1 कितना हमारे पास? देखिए r1 1.75/2। मैंने बच्चों 175/100 लिख लिया, इसको स्क्वायर कर देते हैं अभी। नीचे 2 है तो 200, इसको मैंने एक बार और लिख लिया 175/200। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी थी।
H1 कितना है? 1/5. H1 है 1/5 इज इक्वल टू, परली तरफ क्या है? LbH2. L कितना हमारे पास? 5.5. L हमारे पास है 5.5 यानी 55/10 लिख लिया. B हमारे पास है 10 और H2 हमारे पास है 35/10 लिख लिया. यहाँ पर हमने एक 10 से 10 कैंसिल कर दिया. N हमें पता करना है, इन सबको उस तरफ लेके जाते हैं. N इज इक्वल टू, रह क्या गया वहाँ पे? 55 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 10. जो नीचे वाले हैं सब ऊपर चले जाएंगे. 7 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, जो ऊपर वाले सब नीचे आ जाएंगे. 22 इंटू 175 इंटू 175. ठीक है जी, इतना ही. तीनों थे, तीनों नीचे आ गए. बेटा कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना जरा. यहाँ पे है जो जो कटता है पहले मैं काट देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में करेंगे. एक जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दी. ठीक. अच्छा जी, 5 के टेबल पे काट लो. 5 से हमने 175 कट कर दिया. कितना आ गया हमारे पास? ये 5 3 का 15 और 5 5 का 25. तो 35 से 35 ही कट गया हमारा. ठीक. हाँ जी, 7 से हम 175 कैंसिल कर सकते हैं. 7 से हमने 175 कैंसिल किया. 7 2 का 14 और ये हमारे पास आ गया 3 बच गया. 7 5 का 35. थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर कैंसिल करते हैं. 55 भी हो रही है. हाँ जी बेटा, अभी कर देते हैं उसको भी. एक जगह पे इकट्ठा करेंगे ना, पता नहीं लगेगा कौन कौन से कटे. थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं. 55 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, इंटू 20. हाँ, इंटू 20 भी है, बिल्कुल सही. और नीचे क्या क्या बचा? 22 बच गया और 25 बच गया. इतना हुआ ये. अच्छा, इसको 11 2 का 22, 11 5 का 55. ठीक है, 11 2 का 22, 11 5 का 55, 5 5 का 25 और 5 4 का 20. इतना डन. सर 2 भी काट दो. तो n इज इक्वल टू 2 से ये 200 काट लो तो 100 आ जाएगा. अब 100 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 400. यानी बच्चों कितने कॉइन लगेंगे? 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा हमें. 400 कॉइन्स जब मेल्ट होंगे तब इस आकार लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन का क्यूबॉइड बनकर आएगा. ठीक है. देखो कैलकुलेशन वर्क है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे जिसको सही लगे वैसे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना आपने. ठीक है, करिए भी नोटिस है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए. A cylindrical bucket 32 centimeter high. सिलेंड्रिकल बकेट, पहले तो इन्होंने बकेट की बात की. ये हमने एक सिलेंड्रिकल बकेट बना दी 32 सेंटीमीटर इन हाइट. इस बकेट की हाइट हमें दे दी गई है h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. आगे बेटा. And with radius of base 18 centimeter. रेडियस भी आपने दे दिया, रेडियस दे दिया 18 सेंटीमीटर. Is filled with sand. This bucket is. इसमें क्या फिल किया हुआ है? इसको सैंड के साथ फिल किया हुआ है, रेत फिल करी हुई इसमें हमने. Yes. ठीक है, इस बकेट में रेत को फिल करके रखा हुआ है. ठीक है, आगे बेटा. Emptied on the ground and a conical heap. कहते हैं आप इस सैंड की बकेट को ग्राउंड में इम्पटी कर देते हो, मतलब सैंड की बकेट को ग्राउंड में उल्टा खाली कर देते हो. तो कहते हैं जब आप इसको उल्टा करके खाली करोगे ना तो एक कॉनिकल हीप बन जाएगी. ऐसे रेता इस तरह से कॉनिकल हीप में कन्वर्ट हो जाएगी. जब आप इसको गिराओगे तो नीचे सर्कल, ऊपर इस तरह से शेप में, कोन की शेप में रेता इकट्ठी हो जाएगी. ठीक है, आगे बेटा. If the height of the conical heap is 24 centimeter. हाइट हमें दे दी गई 24 सेंटीमीटर कोन की. आगे. Find the radius and slant height of the heap. दो चीज़ें पता करनी बच्चों हमें इसका रेडियस भी पता करना है और हमें इसकी स्लैंट हाइट भी पता करनी है. ठीक है, स्लैंट हाइट यानी L भी हमें पता करना है. वो तो ऑब्वियस है, जब R मिल गया, H2 मिल गया तो स्लैंट हाइट पता लगी जाएगी. ठीक. तो बकेट में सैंड रखी है, इसको अर्थ पे हमने उल्टा किया तो कॉनिकल शेप में इस तरह से एक आकृति बन जाएगी. उसकी हाइट हमें दे दी है, कहते हैं रेडियस पता करो क्या है और स्लैंट हाइट पता करो क्या है. हाइट ये हमारे पास है H2, ये हमें पता है, इसका पता लगाना है और इसका भी हमें पता लगाना है. दोनों पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने. ये सिलेंडर है बच्चों, तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास कोन, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन. देखो जितना वॉल्यूम इस सैंड का होगा उतने ही वॉल्यूम का कोन भी बनेगा जब आप उसको उल्टा करोगे. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ?
पाई, यहाँ पे R1 बोल देते हैं, ये H1 बोल देते हैं, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, हाइट होगी H2, रेडियस R2 हमें पता करना है। तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 18, H1 की वैल्यू कितनी 32 इज इक्वल टू 1/3, R2 हमें पता करना है, H2 कितना हमारे पास, R2 हमें पता करना है, H2 हमारे पास है 24, तो ये कितना हो गया 3 8 का 24, 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हमारे पास हो गया 18 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, 8 4 का 32 स्क्वायर था, जब स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट पड़ेगा, और जब ये स्क्वायर रूट पड़ रहा है तो ये मेरे पास बन रहा है R2 स्क्वायर रूट, इधर कौन कौन है 18 मल्टीप्लाई 4, 1296। हाँ जी 18 मल्टीप्लाई 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं, R2 कितना हो गया 18 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 18 2 का 36 सेंटीमीटर रेडियस होगा उस कोन का, 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो बच्चों रेडियस तो निकल गया, अब क्या निकालना बाकी रह गया स्लैंट हाइट, चलो स्लैंट हाइट निकालते हैं, ऊपर निकाल रहे हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, रेडियस की स्क्वायर प्लस हाइट की स्क्वायर, R2 इसका रेडियस है, H2 इसकी हाइट है, स्लैंट हाइट आप निकाल रहे हो ये, तो L इज इक्वल टू R2 कितना 36 की होगी स्क्वायर प्लस H2 हमारे पास है 24, इसकी भी स्क्वायर, तो बच्चों 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 1296। ठीक है जी 1296, 24 को करेंगे तो 576 आ जाएगा। L इज इक्वल टू प्लस करो दोनों को, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 5 6 7 1 8 और ये साथ में आ गया 1872, ठीक। अब आगे का काम, इस 1872 की क्या करने हैं प्राइम फैक्टर करने हैं इस 1872 के, चलो करते हैं। 2 9 का 18, 2 3 का 6, 2 6 का 12, हाँ जी 2 4 का 8 13 हो गया, 2 6 का 12 16 हो गया, 2 8 का 16, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 7 का 14, हाँ जी आगे 2 5 का 10, 2 के टेबल पे नहीं जाएगा अभी है 117 बच्चों, 117 चेक करो 3 के टेबल पे, हाँ जी सर। चलो 3 3 का कितना हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 27 बन गया, तो 3 9 का 27, फिर 3 के टेबल पे 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13 1 का 13, इतना डन। पेयर देख लो कौन कौन से बन गए, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 13 अलोन रह गया हमारे पास। L इज इक्वल टू एक 2 ले लेंगे, स्क्वायर रूट जो है ना एक ही लेंगे, यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, और यहाँ से रूट के अंदर 13, तो फाइनली हमारे पास स्लैंट हाइट जो निकल के आ गई 2 2 का 4, 4 3 का 12 रूट 13 सेंटीमीटर। लो जी स्लैंट हाइट भी निकल कर आ गई, रेडियस हमने पहले निकाल लिया था। डन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पढ़ो बेटा स्टेटमेंट। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. भी यहाँ पे एक कनाल है, कनाल हमें एक तालाब सा दे दिया हुआ है, उस तालाब में वाटर है कहते हैं 6 मीटर वाइड एंड 1.5 meter deep. 1.5 मीटर डीप, ठीक है। ये तालाब है, यहाँ पे वाटर है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, वाइड ब्रेथ दे दी आपको 6 मीटर और हाइट दे दी आपको 1.5 मीटर, Is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. और यहाँ से जो पानी गुजर रहा है ना इस कनाल में से, अब ये पता क्या बनाया बच्चों, नहर देखी आपने, नहर का एक एंड ये होता है और एक एंड ये होता है। अब ये 3D ज्योमेट्री है, आपको दिख रहा होना चाहिए कि ये नहर है एक तरह से मेरे पास, ठीक है। अब ये चीज़ है, समझ गए क्या कहना चाहते हैं। इस सेंटर वाली जो जगह दिख रही है ना आपको, सेंटर वाली जगह, इसमें से वाटर जो है वो, इसमें से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, फ्लो, ठीक है। तो ये वही चीज़ बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है कि कनाल के एक एंड से दूसरे एंड तक जो वाटर फ्लो कर रहा है, जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो कितनी स्पीड है 10 kilometer per hour. 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ वाटर
आपने हमें दे दी 10 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान देना, अब ये क्यूबॉइड शेप है हमारे पास, लेंथ हमें नहीं दी उन्होंने ब्रेथ दे दी है और हाइट दे दी। मतलब जो कनाल हमने लिया हुआ है उसकी जो चौड़ाई समझ गए आप, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 6 मीटर, और उसकी जो हाइट भी समझ गए आप, हाइट कितनी है उसकी 1.5 मीटर, और लंबी कितनी है वो नहर वो दे दिया। अब वो पता करेंगे हम यहाँ से, उस नहर में से 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक, तो बच्चों पहले यहाँ से ना हम लेंथ बना लेते हैं, फिर बाकी स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं। यहाँ से लेंथ बनेगी हमारी, कहते हैं 10 किलोमीटर तक पानी जा रहा है पर आवर 1 घंटे में। ठीक, अगर मैं 1 आवर की बात करता हूँ, वाटर फ्लोज इन 1 आवर, वाटर फ्लोज इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है, कितनी दूर तक 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर तक पानी फ्लो कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, अब लेंथ हो जाएगी आपके पास, लेंथ देखिए क्या हुई, आपने क्या बोला 10 किलोमीटर, 10 का 10, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000 मीटर। तो जो आपके पास लेंथ हुई वो कितनी होगी 10,000 मीटर लेंथ है। मतलब ये कि जो कनाल आप ले रहे हो उस कनाल में 1 आवर में ना 10,000 मीटर तक वाटर जो है वो ये एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करता जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है। एक एंड से दूसरे एंड तक 10,000 मीटर तक वाटर जा रहा है 1 घंटे में, 1 आवर में जा रहा है। ठीक है, आगे बेटा। How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? हाउ मच एरिया इज इरीगेट, कहते कितना एरिया इरीगेट करेगा अगर 8 सेंटीमीटर तक पानी आप खड़ा कर देते हो उसमें इन 30 मिनट्स। पूरी स्टेटमेंट शुरू से पढ़ो। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How ठीक है। much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? कहते कितना एरिया इरीगेट करेगा। ठीक, चलो पहले ना हम इसका अपना वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ से वॉल्यूम तो निकले, उसके बाद फिर बनाएंगे एक और डायग्राम, फिर पता करेंगे कितना एरिया इरीगेट होता है। देखो एरिया पूछा जा रहा है, एरिया की यूनिट क्या होते हैं मीटर स्क्वायर। हमारा चैप्टर जो चल रहा है 13.3, हम सब क्वेश्चंस में क्या निकालते जा रहे हैं, वॉल्यूम निकालते जा रहे हैं। ठीक है, देखो जी खेत में पानी खड़ा किया हमने, तो खेत में जब पानी खड़ा होगा तो कितनी हाइट तक खड़ा होगा। अगर खेत में पानी छोड़ा जाता है तो पानी जब अर्थ के ऊपर होगा तो वो किसी ना किसी हाइट तक तो पानी खड़ा होगा ना। ठीक है, तो कितनी हाइट तक कहते हैं वो पानी खड़ा होगा, कितना एरिया होगा कितने एरिया में कितनी हाइट तक वो पानी हमसे खड़ा करवाने के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। इसका वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों, इसका वॉल्यूम हमने निकाला तो वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास हो गया लेंथ कितनी देखिए 10,000। लेंथ हमारे पास होगी 10,000 मल्टीप्लाई ब्रेथ देखिए कितनी है, ब्रेथ हमारे पास है 6, और हाइट कितनी है हमारे पास 15/10, और ये हमारे पास हो गया मीटर क्यूब। 1 0 से 1 0, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का कितना वॉल्यूम, ये वाटर का वॉल्यूम है जो इस एरिया में है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया हमारे पास, जो बच रहा है वो देखो, ये हमारे पास हो गया बच्चों 1000, ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई 90 मीटर क्यूब, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर 90,000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर 90,000 मीटर क्यूब। अगर एक कनाल जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, तो वो उस कनाल में जो पानी की मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वो स्टोर करके रख सकता है वो कितना है 90,000 मीटर क्यूब तक वॉल्यूम वो स्टोर करके रख सकता है। इतनी चीज़ क्लियर। अब आपको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बताया गया था, कैसे कैलकुलेट करते थे वॉल्यूम निकालने का। पिछले एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 13.1 में जो फॉर्मूला सिखाए गए थे उस वक्त आपको बोला गया था अगर किसी का वॉल्यूम निकालना होता है ना तो आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना होता है हाइट से, ये बताया गया था। अभी आप जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो आपने स्टेटमेंट में बोला था कि भाई कितना एरिया इरीगेट होगा अगर कितनी हाइट तक पानी खड़ा किया जाए, वो आपने बोला था कितनी हाइट तक पानी खड़ा करना है हमें 8 सेंटीमीटर हाइट तक। अब ये सरफेस ही बना दी हमने, ये सरफेस बना दी, तो इस सरफेस में
8 सेंटीमीटर हाइट तक हमने पानी खड़ा करना है। हाइट हमें मिल गई कितनी, हाइट हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहे हैं 8 सेंटीमीटर हाइट तक अगर आप 90,000 मीटर क्यूब वाटर को खड़ा करते हो तो कितना एरिया इरीगेट होगा, कितनी जगह पे सिंचाई करी जा सकती है। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया, वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, वो आपके पास हो गया 90,000। ये क्या, ध्यान दो जरा, मीटर क्यूब, इतना डन। एरिया आपको पता करना है, एरिया हमें पता करना है, मल्टीप्लाई क्या, हाइट। हाइट देखो कितनी है, सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, इसको सही कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, इसको हमने लिख लिया h2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को बदला तो मीटर आ जाएगा ना, 1/100 करेंगे तो मीटर, क्योंकि इधर मीटर था तो उधर भी यूनिट मीटर ही होने चाहिए। तो हाइट हमारे पास हो गई 8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इतना डन। क्या निकालना है हमें, एरिया। तो देखिए आगे ऊपर यहाँ पे एरिया निकलने वाला है बस। अब एरिया इज इक्वल टू कितना है ये, 90,000 मीटर क्यूब। 100 कहाँ चले गया, 100 चले गया ऊपर, और 8 मीटर जो था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। 8 मीटर आ गया नीचे। तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 0 ये साथ में 5 6, ओवर में क्या आ गया 8। मीटर से मीटर क्यूब कटा तो कितना हुआ, मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करोगे ना आप 8 से, 1125,000 मीटर स्क्वायर, यानी इस कनाल में 90,000 मीटर क्यूब वाटर था। ठीक है, उस 90,000 मीटर क्यूब से 1125,000 मीटर स्क्वायर एरिया तक सिंचाई करी जा सकती है। ठीक, हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों। सारी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर 1125,000 मीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया आपको 13.3 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को मैंने वाटर फ्लोज इन 1 आवर के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने 1 आवर के साथ किया हुआ है। ठीक, बुक में जो स्टेटमेंट है ये आपके करने के लिए है, आपके करने के लिए। ठीक, बुक में जो स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है कि वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स। कितना बोला है, 30 मिनट्स। अब ये होमवर्क है क्वेश्चन घर से आपका, चेंजेस कहाँ पे होने हैं वो देख लीजिए बस। ठीक है, वाटर फ्लोज इन बोला गया था 30 मिनट्स। सारी कैलकुलेशन वर्क आपने करनी है, मैंने 1 आवर से करके दिया है, आपने 1 आवर की जगह पे 30 मिनट से करना है। देख लीजिए थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे कहाँ पे होंगे। वाटर फ्लोज इन 1 आवर कितना था, 10 किलोमीटर तक। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं बोल देता हूँ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब समझते हो, 1 घंटे का आधा कितना, हाफ आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर हुआ तो आधे घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में बच्चों 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आधे घंटे में कितना जाओगे, 2 से डिवाइड कर लो इसको 1/2 से, यानी आधा घंटा मतलब 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 किलोमीटर, 2 से इसको काटा तो कितना आया 5 किलोमीटर हुआ। ठीक, तो वाटर फ्लोज इन 30 मिनट दैट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या हुई आपके पास, लेंथ आपके पास कितनी होगी, 5 किलोमीटर था, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 5000 मीटर। अब बताइए चेंजेस कहाँ पे होने हैं, ये आपके घर से, हाँ ये ना आपके घर से करने के लिए होमवर्क है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को घर से करने के लिए। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने हैं। एल बदल दिया हमने, कितना 5000, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने जो 10,000 लिखा था, इस 10,000 की जगह पे कौन आ गया, 5,000। इसकी जगह पे 5000 भरोगे। फिर जो भी कैलकुलेशन वर्क होगा वो कैलकुलेशन वर्क करके आपके पास क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू बदलनी है, आपने 5000 भरना है, आपने 5000 यहाँ पर भरकर 5000 यहाँ पर भर के जो कैलकुलेशन करोगे उससे आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा। और जब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाए बाकी तो फिर पता है आपको सारा कैसे करना है। ठीक है, चेंजेस क्लियर हो गए। यहाँ पे मैंने 10,000 से किया था, आपने किससे करना है 5,000 से। ठीक, ये हम यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं आपको, ये मैंने इरेज कर दिया सारा यहाँ से। लेंथ 5000, इसके बाद आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने लेंथ 5000 के साथ पूरा करना है। मैंने किसके साथ किया था,
10,000 के साथ किया था मैंने, 10,000 के साथ। 1 आवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है उस लेंथ के साथ मैंने किया था, और बुक में 30 मिनट्स बोला गया था, तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके इस आंसर को निकाल कर लेकर आओगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म हो रही है हमारी। 13.3 क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसे ज़रा। ठीक है, दीक्षा पढ़ो बेटा स्टेटमेंट। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal. देखिए जी, ये ना हमारे पास एक तालाब है, मान लो तालाब, यहाँ पे पानी है, ये कैनाल है, यहाँ पर पानी है, और फार्मर ने क्या किया कि एक ना पाइप कनेक्ट की इसके साथ। उसका खेत दूर है यहाँ से, समझ रहे हो बच्चों क्या कह रहा हूँ? ये तालाब है हमारे पास, और उसका खेत इस तालाब से दूर है, तो उसने सिंचाई करने के लिए इस तालाब से अपने खेत में पानी पहुंचाना है, तो वो क्या कर देता है कि पाइप बिछा देता है। तो फार्मर ने एक पाइप ना कनेक्ट कर दी, ये पाइप कनेक्ट कर दी फार्मर ने इस तालाब के साथ, ये पाइप कनेक्ट हुई इस तालाब के साथ। अब ये पानी इस पाइप से होता हुआ जाएगा, हाँ जी, सिलिंड्रिकल पाइप कनेक्ट करी। इस सिलिंड्रिकल पाइप का कोई हाइट या कोई डायमीटर दिया हुआ? Diameter 20 centimeter. इस सिलिंड्रिकल पाइप का डायामीटर दे दिया, डायामीटर कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया रेडियस R1, R1 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। आगे बेटा, Canal into a cylindrical tank in a इसकी हाइट तो नहीं दी, आगे है. आगे है, Which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. 10 मीटर इन डायमीटर। पूरी स्टेटमेंट शुरू से पढ़ो, लो मैं पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। फार्मर ने पाइप कनेक्ट करी, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। इसको किसके साथ कनेक्ट किया, टैंक के साथ। मतलब पानी जो खेतों में जाएगा सीधे नहीं जाएगा, पहले वो इस पाइप से जो पानी है वो किस में स्टोर होगा, एक टैंक में स्टोर होगा, वाटर टैंक में स्टोर किया जा रहा है। यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी किस में स्टोर हो रहा है, टैंक में स्टोर हो रहा है पानी सारा का सारा। बाद में वो इस टैंक से सिंचाई करता रहेगा अपने खेत की। ठीक है, ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। कहते हैं जो टैंक है इसका डायमीटर कितना, 10 मीटर। इसका डायमीटर दे दिया गया 10 मीटर, मतलब रेडियस R2 कितना हो गया, 10 मीटर रेडियस, 5 मीटर रेडियस हो गया, एंड 2 मीटर डीप। ये टैंक कितना गहरा है, ये टैंक जो है H2 2 मीटर डीप दे दिया, 2 मीटर इस टैंक की गहराई है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, कहते पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, पाइप से पानी जा रहा है। अब देखो पाइप की ना हाइट नहीं है हमारे पास, पाइप की लंबाई हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेंथ नहीं है पाइप की हमारे पास। ठीक, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, वाटर कैसे कितनी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लोज कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड, कहते कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में। कनाल से पानी जा रहा है पाइप के थ्रू, और पाइप से पानी किस में गिर रहा है, टैंक में गिर रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। ठीक, पाइप की हमें रेडियस दे दिया हुआ है, और पाइप की हमें लेंथ दे दी हुई है, ये लेंथ यही होगी लेंथ। लेंथ कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको सही करेंगे हम अभी। अब 2 डायग्राम्स हैं हमारे पास, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो बच्चों ये हमने बोला वॉल्यूम ऑफ पाइप। अगर हमें पाइप का वॉल्यूम निकालना है तो पाइप कैसी दिख रही है आपको, सिलिंड्रिकल दिख रही है। तो पाइप का वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास, पाई R1 स्क्वायर H1। अब मेरे पास R1 तो है 10 सेंटीमीटर, H1 देख लो कैसे निकालना है हमने, यही है हमारे पास सारी की सारी हाइट। ठीक, तो H1 ये है 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितने 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 किलोमीटर पानी चल रहा है, 3 किलोमीटर। तो वाटर फ्लोज इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 3 किलोमीटर। 1 आवर में 3 किलोमीटर पानी फ्लो कर रहा है इस पाइप से। तो किलोमीटर को किस में बदलेंगे, इधर ध्यान दो क्या दिया हुआ है,
अब देखो सारे यूनिट्स उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, उधर मीटर चल रहा है, इधर सेंटीमीटर चल रहा है और इधर किलोमीटर चल रहा है। तो हम ऐसे करते हैं कि सब कुछ मीटर में रखते हैं, ये भी मीटर में, ये तो मीटर में है ही है सारा कुछ। इस सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, और इस किलोमीटर को तो मीटर में आराम से बदल लेंगे हम, ठीक। तो R1 कितना हुआ, ये हो गया 10/100 मीटर। सेंटीमीटर को बदला मीटर में तो 1/100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल। तो बच्चों R1 कितना हो गया आपके पास, 1/10 मीटर, ठीक है। 1/0 से 0 कैंसिल हुई, 1/10 मीटर आपके पास R1 निकल गया, इस पाइप की रेडियस निकल गई, ठीक। अब लेंथ कितनी हुई वो देखो, लेंथ निकाल रहे हैं हम, कितना था ये 3 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलो तो कितना हुआ, किलोमीटर को मीटर में बदला तो 3000 मीटर। पाइप की लंबाई कितनी होगी, 3000 मीटर होगी। लंबाई का मतलब यही होगी हाइट आपके पास, ठीक। इट मीन्स ये आपके पास हो गया H1। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाल लो पहले, तो पाइप का वॉल्यूम, पाई वैल्यू नहीं भरेंगे हम, पाई का पाई रहने देते हैं। R1 कितना हमारे पास, R1 को देखिए कितना, R1 हमारे पास 1/10, मतलब बच्चों 1/100 हो गया। स्केयर करोगे तो 1/10 इंटू 1/10 1/100। H1 कितना हमारे पास, यानी लेंथ दिख रही है आपको, वो हमारे पास है 3000, 2 0 से 2 0, ये हो गया 30 पाई। 30 पाई यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। ये 30 पाई मीटर क्यूब यूनिट इसके निकाल के छोड़ दिए बस मैंने। अभी मैंने पाइप का वॉल्यूम निकाला है कि पाइप से कितना पानी जाएगा, ठीक। अब देखिए जी इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर जो फिल हो रहा है उसका वॉल्यूम निकाले हम पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, पाई R2 स्क्वायर H2। तो बच्चों पाई का तो हमने पाई रहने दिया, देखो मैंने भी उधर पाई की वैल्यू नहीं भरी, इधर भी मैं पाई की वैल्यू नहीं भर रहा। ये R2 है, R2 कितना 5 हो गया, तो 5 का कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई H2 कितना हमारे पास 2 का कितना हो गया 4। तो बच्चों 25 मल्टीप्लाई, अच्छा स्केयर नहीं है, ओनली 2 लिख दें। 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया हमारे पास 50 पाई। इतना डन। इसके यूनिट क्या हो गया हमारे पास, मीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये जो मेरी पाइप है, इस पाइप से जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 20 मीटर क्यूब वाटर फ्लो कर रहा है पर आवर। 1 घंटे में 20 मीटर क्यूब पानी यहाँ से गुजर रहा है, ठीक। और ये जो मेरा टैंक है, ये जो मेरा टैंक है, इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 100 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है इसकी। 100 मीटर क्यूब मतलब कितना पानी आ सकता है इसमें, 100 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। इस पाइप से कितना पानी गुजर रहा है, 20 मीटर क्यूब पानी गुजर रहा है। तो ये टैंक कितनी देर में फिल होगा, इससे कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में, इस पाइप से जो पानी गुजर रहा है। आंसर समझ में आ चुका होगा। टैंक की कैपेसिटी कितनी है 100 मीटर क्यूब, और ये वाटर कितना फ्लो कर रहा है 20 मीटर क्यूब पर आवर। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 20 मीटर क्यूब अभी लिख दिया, मीटर क्यूब कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगेंगे इसको। अगर 20 मीटर क्यूब की रफ्तार से पानी जा रहा है और इसकी टैंक की कैपेसिटी 100 मीटर क्यूब है, तो 5 आवर लिखा, आवर्स की बात करें तो 5 घंटे लगेंगे इस टैंक को फिल होने में। तो आपने भी कुछ ऐसे निकाल के रखा हुआ अपना, पाइप से जो पानी जा रहा है वो 30, पाइप का वॉल्यूम कितना हो गया 30 पाई मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका वो कितना हो गया 50 पाई मीटर क्यूब हो गया। तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में। अब जैसे ये समझा वैसे ये करेंगे हम, ठीक। टाइम रिक्वायर टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। हाँ जी, कितना टाइम, टैंक का वॉल्यूम कितना बच्चों 50 पाई मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 30 पाई मीटर क्यूब। 30 पाई मीटर क्यूब, पाई कट गया, मीटर क्यूब कट गया, बचा कितना, 0 भी काट लिया, तो 5/3 आवर्स। कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में, 5/3 आवर्स लगेंगे। अच्छा, इसको मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि कितने मिनट में ये हमारा टैंक भरेगा। तो 5/3 एज इट इज आवर, 1 घंटे में कितने मिनट बच्चों 60 मिनट्स,
1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 से 60 काटा तो 20, तो 5 को 20 से किया तो 100 मिनट। कितने मिनट में टैंक भरेगा? 100 मिनट। 100 मिनट लगेंगे हमारा टैंक भरने में, तो 100 मिनट के बाद टैंक फिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बस कैलकुलेशन सारी ऐसे ही चलेगी। ठीक है, डन।